हाय दोस्तों, मैं हूं आपका एसके और आज हम बात करने वाले हैं रिएक्टर के बारे में। यहाँ पर ही बेसिक रिएक्टर की बात करेंगे कि रिएक्टर क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम फर्दर डिटेल में जाएंगे। ओके, तो ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बेसिकली आप भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से है। ओके, आपको ये रिटन टेस्ट एंड इंटरव्यू दोनों में काम आएंगे। मैं जैसे जैसे समझ में आएगा ये इम्पॉर्टेंट है उस हिसाब से मैं बता दूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक है बैच रिएक्टर, ठीक है। इससे आप ये फिगर समझ सकते हैं, ये एक PFR जिसको बोलते हैं प्लग फ्लो रिएक्टर है। ओके, ये एक जो प्लग फ्लो रिएक्टर है, ये जो देख रहे हैं प्लग फ्लो रिएक्टर है। ये आपका बैच रिएक्टर है, ये आपका सेमी बैच रिएक्टर है। ऐसे CSTR ही बोल सकते हैं, इसको CSTR ही बोलें तो सही है, और CSTR ही है। और PFR हम यहाँ पर बात करेंगे बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर एंड CSTR, मतलब कंटिन्यूस रिएक्टर। कंटिन्यूस में भी CSTR आता है और PFR आता है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डिज़ाइन ऑफ आइडियल रिएक्टर। जैसी कोई बात करे कि डिज़ाइन ऑफ आइडियल रिएक्टर, इसका मतलब क्या होता है, तो आपको दिमाग में बहुत ही क्लियर इंडिकेशन आना चाहिए कि भाई वो रिएक्टर की साइज़ की बात कर रहा है। डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर मतलब साइज ऑफ रिएक्टर, और साइज ऑफ रिएक्टर मतलब वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफाइड कन्वर्जन रिएक्टर। रिएक्टर का वॉल्यूम की बात नहीं कर रहे, उस रिएक्टर का जो साइज़ है उसमें कितना कन्वर्जन हो रहा है उसकी वॉल्यूम की बात आ रही है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रहना चाहिए कि जैसे डिज़ाइन की बात करें तो साइज ऑफ रिएक्टर की बात करें। साइज ऑफ रिएक्टर मतलब जो वॉल्यूम है, जो रिएक्टर का वॉल्यूम है, जो रिएक्टर है उसमें कितना वॉल्यूम वो कन्वर्ट हो पा रहा है। मतलब मान लेते हम 100 लीटर दे रहे हैं, उसमें 98 लीटर ही कन्वर्ट हो पा रहा है, 2 लीटर हमें कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है या फिर एक्यूमुलेट हो जा रहा है। तो डिज़ाइन ऑफ रिएक्टर का मतलब ये हुआ 98 लीटर जो हुआ वो स्पेसिफाइड, मतलब वॉल्यूम स्पेसिफाइड कन्वर्जन हुआ। ओके, आइडियल रिएक्टर की बात करें तो देखिए ये रिएक्टर विद आइडियल बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक होता है। आइडियल रिएक्टर क्या होता है, अगर कोई बिहेवियर या कैरेक्टरिस्टिक से अगर आइडियल है, अगर कोई रिएक्टर आइडियल बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक से, कैरेक्टर मतलब गुण हुआ, ठीक है। और बैच रिएक्टर और कंटिन्यूस स्टीप टंग रिएक्टर, ये बात ध्यान रखिएगा। बैच, अच्छा मैं इसको पूरा बताऊँ कि वाई वी कॉल्ड बैच, ठीक है, वाई वी कॉल्ड कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब समझते होंगे। और स्टीड मतलब क्या होता है ना, किसी जैसे कि आप पानी लिए और उस पानी में अगर चीनी डालते हैं उसके बाद चम्मच से आप घोलते हैं, ये जो प्रक्रिया जो अपना है ना उसको बोलते हैं स्टीड, ठीक है। तो अगर कोई ऐसा कोई टैंक है, टैंक रिएक्टर है जिसमें हम घोलने का काम करते हैं, ठीक है, एजिटेशन का काम करते हैं। और स्टीड का दूसरा नाम आप बोल सकते हैं एजिटेशन। एजिटेशन मतलब मिक्सिंग करना, सिंपल से बात करें तो। अगर बैच रिएक्टर है कंटिन्यूस, देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं आइडियल रिएक्टर, ध्यान रखिएगा आइडियल रिएक्टर की बात कर रहे हैं। मैं बताऊंगा आइडियल रिएक्टर होता नहीं है, लेकिन हम लोग फिर भी बात करें आइडियल रिएक्टर। तो ये लिख रहा है दे मस्ट बी कम्प्लीटली मिक्सड। जब बात आ रहा है आइडियल की रिएक्टर तो कम्प्लीटली मिक्स होना चाहिए, है कि नहीं। तो मास होमोजेनियस, एक तो जब आइडियल रिएक्टर की बात है तो कम्प्लीटली मिक्स होना चाहिए। मतलब अगर हम कोई दो चीज़ दिया, मतलब एक पानी है और चीनी दी है, तो चीनी दिखना नहीं चाहिए, पूरा अच्छा से मिक्स हो जाना चाहिए। उसका होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब वाटर एंड चीनी का जो हर एक जगह जो रेशियो है वो सेम होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ एग्जिट स्ट्रीम और रिएक्टर का, फ्लूइड में जो रिएक्टर है वो सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अलग अलग हो। तो ये चीज़ है। इसमें आता है प्लग फ्लो रिएक्टर। तो प्लग फ्लो, जैसे कि हम पहले बात किए फॉर बैच रिएक्टर एंड कंटिन्यूस स्टीप टैंक रिएक्टर। स्टीप टैंक रिएक्टर तो ये क्या है, कम्प्लीटली मिक्स हो रहा है, क्योंकि इसमें मिक्सिंग होता रहता है, बैक मिक्सिंग भी होता है, इसीलिए बोल रहा है कि कम्प्लीटली मिक्स होना चाहिए। होमोजीनियस होता है थ्रू रिएक्टर और एग्जिस्टिंग सेम एज अ फ्लूइड के रिएक्टर। प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें तो ये क्या होता है, फ्लो रिएक्शन रिएक्टर मस्ट इन ऑर्डर। आप थोड़ा सा ये फिगर देखिए, लुक एट द फिगर। आप थोड़ा सा ये फिगर देख लीजिए। हाँ, ये है प्लग फ्लो रिएक्टर। तो देख रहे, अगर मान लेते इस पार्टिकल से ऐसे जा रहा है तो यहाँ से ऐसे जाता है, फिर यहाँ जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर से आएगा, फिर ये बाहर निकलेगा। तो क्या ये आगे वाला जो लाइन है वो पीछे से कोई मिक्स हो रहा है? नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यही कंटिन्यूस रिएक्टर जो स्टीप टैंक रिएक्टर है, तो इसमें मिक्स होता है, ठीक है। ये इधर से आया, इधर से निकल गया, तो ये मिक्स हो रहा है, ये वापस मिक्स होते रहता है। ये जो लाइन दिखे ये एजिटेटर है आपका, तो ये मिक्स होते रहता है।
तो एक्जिट स्ट्रीम का जो फ्लूइड है ये सेम रहता है। ये बात हो रही है आइडियल का, रियल में ऐसा नहीं होता, बात हम लोग बात कर रहे हैं आइडियल की। ओके, तो दूसरा है प्लग फ्लो रिएक्टर। तो प्लग फ्लो रिएक्टर है, तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लो इन द रिएक्टर मस्ट बी इन ऑर्डर। ये बहुत ही ऑर्डर में होता है, वो बैक मिक्सिंग कभी नहीं होगा। कभी क्या पॉसिबल है ऐसा, कभी आप देखते हैं कि जब कोई किसी पाइप में फ्लो जा रहा है वापस टकरा के बैक आ जाता है, लेकिन हम क्यों बात करें, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, हम लोग बात करें क्या, आइडियल कंडीशन की, इसीलिए वो बैक मिक्सिंग्स में नहीं होता। इसलिए लिखता है देयर आर नो ओवरऑल एंड बैक मिक्सिंग, मास डज नॉट मिक्स। तो इसमें ना तो ओवरऑल ना तो बैक मिक्सिंग या फिर कोई मास मिक्स नहीं होता। बट इन रियलिटी ये लिख रहा है कि हाउएवर नो रिएक्टर आर आइडियल। नॉन आइडियल रिएक्टर वो होता है रियल रिएक्टर। आइडियल रिएक्टर क्या है, कि जहाँ भी बात आती है आइडियल की, वो इमेजिनरी कंसेप्ट है। चाहे आप आइडियल बॉय की बात कर ले, चाहे आइडियल गर्ल की बात कर ले, ये इमेजिनरी है। आप अपने में खुद जोड़ के भी देखिए कि आइडियल बॉय हैं, आइडियल गर्ल हैं, आप नहीं फाइंड, इवन आई हैव नो, देयर इज ए लॉट्स ऑफ फ्लॉ, जिसको कमी बोलते हैं ना, वो है। तो नॉन आइडियल रिएक्टर, तो इसी तरह रिएक्टर भी वो कभी आइडियल नहीं है वो। तो जो नॉन आइडियल रिएक्टर है वही रियल में है, ठीक है। तो आर दोज हु डू नॉट मीट द आइडियल कंडीशन ऑफ फ्लो एंड मिक्सिंग। तो नॉन आइडियल रिएक्टर कौन है, जो कि फ्लो और मिक्सिंग को जो आइडियल कंडीशन के साथ नहीं मैच करता है। तो फ्लो की बात कर रहा था क्या, कि बैक मिक्सिंग नहीं होना चाहिए, मिक्सिंग मतलब कि कंप्लीट मिक्सिंग होना, कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो टू डिटरमाइन द साइज ऑफ रिएक्टर मेकिंग यूज ऑफ परफॉर्मेंस इक्वेशन। जैसे कि हम लोग ऊपर बात की कि जैसी बात करेगा डिजाइन ऑफ रिएक्टर, तो हम लोग समझते हैं साइज ऑफ रिएक्टर। साइज ऑफ रिएक्टर मतलब हम लोग स्पेसिफाइड कन्वर्जन की बात करते हैं, वॉल्यूम टू द स्पेसिफाइड कन्वर्जन। वॉल्यूम टू द स्पेसिफाइड कन्वर्जन क्या है, यही तो है परफॉर्मेंस इक्वेशन, इसी से हम लोग परफॉर्मेंस इक्वेशन निकालते हैं। तो अगर कोई बात करता है कि डिटरमाइन द साइज ऑफ रिएक्टर, तो आप समझ सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस इक्वेशन की बात कर रहा है। परफॉर्मेंस इक्वेशन से पता कर सकते हैं कि स्पेसिफाइड वॉल्यूम कन्वर्जन कितना हुआ। तो इन द डिजाइन ऑफ रिएक्टर वी हैव टू कंसिडर पैरामीटर, जैसे कि हमको कुछ पैरामीटर ज़रूरी पड़ता है, जैसे प्रोडक्शन रेट है, मोड ऑफ ऑपरेशन। मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर मतलब बैच है कि सेमी बैच है कि कंटिन्यूस है, हीट एंड मास ट्रांसफर इफेक्ट, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड कॉस्ट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि ये अब देख लीजिए, ये बैच रिएक्टर का एक सिंपल उदाहरण है। एक कूलेंट है और इसको फिर ठंडा करता है, वाटर फ्लो निकल जाता है, ठीक है। ये आगे आप यहाँ पर जो दिख रहा है ना, ये सिर्फ बैक साइड में नहीं है, ये आगे भी टाइम में है, ये पूरा आगे में भी ऐसा है। इधर से कूलेंट निकल रहा है, इधर से बाहर निकल जाता है। और ये स्टीयर टैंक है, मतलब एजिटेटर जो घूमते रहता है, जो पूरा मिक्स करता है फिर बाहर निकल जाता है। हम बात करेंगे कि आइडियल मतलब बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर एंड कंटिन्यूस का एडवांटेज क्या है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जाते हैं और अगर आप पूछेगा तो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं। आप फिगर को ध्यान रखिएगा, ठीक है, ध्यान रखिए। ये बैच रिएक्टर है, एक बार इसमें मटेरियल डाल दिए, ऐसा डिटेल में बताऊंगा। ये मटेरियल डाल दिए, फिर क्या एजिटेशन किए, पूरा कंप्लीट हो गया, निकाल दिए। सेमी बैच में क्या हुआ, ये कंटिन्यूस है, इधर से डाले जा रहे हैं, इधर से निकाले जा रहे हैं, मतलब एजिटेशन करते हुए। प्लग फ्लो में क्या है, ये सीधे जा रहा है, निकलते जा रहा है, सीधे जा रहा है, निकलते जा रहा है। ये मतलब एक सिलेंड्रिकल टाइप है। ऐसे तो सारे सिलेंड्रिकल टाइप है, ये भी सिलेंड्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल, लेकिन इसको हम बोलेंगे कॉइल। अगर प्लग फ्लो रिएक्टर की बात करें तो कॉइल, जैसे ये देख रहा हूँ पूरा कॉइल है, सो दैट द केस। अब आते हैं बैच रिएक्टर। अब देखिए, अब हम बैच रिएक्टर के बारे में चर्चा करेंगे, तो इसलिए फ़ोटो लगाया हूँ। ये बैच रिएक्टर आप देखें, मतलब अगर कोई मटेरियल डालना होगा तो यहाँ पे डाल देंगे, इस सिरे से जाएगा, इस मतलब एज से जाएगा और अंदर चला जाएगा। ये क्या है, ये मतलब यहाँ पर लगेगा आपका मोटर जो कि घूमेगा, मतलब रोटेट करेगा। इससे क्या जुटा रहेगा, एजिटेटर, जो कि मिक्स करेगा। दो मटेरियल है, कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी, उसको हम मिक्स करेंगे तो कंपोनेंट सी हमारा बाहर निकल जाएगा, पॉइंट दिया होगा उससे बाहर निकल जाएगा। जैसे आप एक सिंपल एग्जांपल देखिए, ये तो एजिटेटर लगा हुआ है, मतलब वही नीचे में एजिटेटर लगा हुआ है और इससे जुड़ा होगा मोटर, तो मोटर घूमेगा तो एजिटेटर घूमेगा। ये क्या है आपका, आप इनलेट दीजिएगा और यहाँ से आपका आउटलेट निकल जाएगा। ये सब दिया जाता है क्लीनिंग पर्पज़ के लिए, साफ़ करने के लिए। और ये तो स्टैंड है, मतलब किसी को सपोर्ट देने के लिए, रखने के लिए, उठाने ले जाने के लिए दिया जाता है। ओके, तो आप बैच रिएक्टर का एक ओवरऑल देख सकते हैं, मतलब हम मटेरियल एक बार डाल दिए, प्रोसेस हो गया, फाइनल में निकल गया, तब हम निकालते हैं। यहाँ पर ये बंद रहेगा, मतलब वाल्व रहेगा, फिर बंद रह फिर निकालते हैं, ठीक है।
इसको हम दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बैच रिएक्टर के लिए डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं। अब बैच रिएक्टर का एडवांटेज डिसएडवांटेज पे बात करेंगे। अब देखते हैं बैच रिएक्टर। ये जो बुक जो मैंने लिखा हूँ ये पूरा मतलब आप क्या बोलते हैं की कमाने हैं उससे सेम टू सेम लिखा हूँ, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये पॉइंट आपको इम्पॉर्टेंट है। देखिए बैच रिएक्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है, इनिशियली हम रिएक्टर में चार्ज करते हैं, लिखता है रिएक्टेंट चार्ज एट बिगिनिंग ऑफ द रिएक्टर। रिएक्टर में चार्ज मतलब क्या, जो भी आपका प्रोडक्ट है, ए कंपोनेंट ए है कंपोनेंट बी है, उसको चार्ज करिए। चार्ज करना मतलब डाल दिए। उसके बाद लेफ्ट टू द रिएक्टेंट फॉर द सर्टेन टाइम पीरियड इन द रिएक्टर अंडर एजिटेशन। तो हम एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं कि ताकि अब उसमें एजिटेट हो, उसमें मिक्स हो और वहाँ पर कोई मटेरियल रिमूव, नो मटेरियल इज फेड और रिमूव। तो जब एजिटेशन होता है तो इसमें ना तो मटेरियल डाला जाता है ना तो रिमूव किया जाता है और इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट बन जाता है। तो इंटायर कंटेंट जो है इसमें से विड्रॉ कर दिया जाता है सब्सिक्वेंट टाइम मतलब एक बाद के टाइम में। तो आपको यहाँ पर क्या समझ में आया कि एक ऐसा रिएक्टर है जिसमें हम थोड़ा सा कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी को डाल देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं और वहाँ पर एजिटेशन हम लगा हुआ रहता है और वहाँ उस दौरान हम कोई मटेरियल ना तो डालते हैं ना निकाला जाता है। तो इस प्रकार एक सर्टेन टाइम के बाद हमारा पूरा का पूरा मटेरियल निकल जाता है। ये हुआ बैच रिएक्टर, जैसे कि आपने फिगर में देखा था। बैच रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बैच रिएक्टर की खासियत ये है कि ये कन्वर्जन इसमें एक्सटेंट मतलब बढ़ते परसेंटेज, एक्सटेंट मतलब परसेंटेज में घटते बढ़ते रहता है, वेरिएशन होते रहता है। कभी कभी मान लेते हैं कोई रिएक्शन है तो एक आप पूरा जो सिस्टम है इसमें क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मिक्स नहीं होता, इसीलिए लिखता है वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो वेरी रहता है। इसके क्या होता है जो प्रॉपर्टीज मिक्सचर का जो प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ वेरी करता है एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ रिएक्शन मिक्सचर विद टाइम इट ऑपरेट। आप देखिए रिएक्शन का जो एक्सटेंट है वो वेरी कर रहा है किसके साथ, टाइम के साथ। तो रिएक्शन मिक्सचर भी वेरी करेगा प्रॉपर्टी, तो ये ऑपरेट करता है अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। अनस्टेडी स्टेट कंडीशन का मतलब क्या हुआ, पार्टिकुलर टाइम पे पार्टिकुलर पॉइंट पर पार्टिकुलर टाइम पे नहीं, किसी भी टाइम पे पार्टिकुलर पॉइंट पे किसी भी समय पे अगर चेंज नहीं हो रहा तो स्टेडी हुआ, अगर वो चेंज हो रहा है तो अनस्टेडी हो गया। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे बात करें, इस पॉइंट पे IT लिखा हुआ, अगर हम कुछ समय बाद में अगर इस पेन पे जाते हैं यहाँ पर कुछ और आ गया तो क्या होगा, ये अनस्टेडी पेज हो गया ना। अगर सेम टू सेम यही पेज रहता तो क्या होता है, स्टेडी हो जाता, लेकिन ये चेंज हो जा रहा तो अनस्टेडी हो गया। कहने का मतलब एक पार्टिकुलर एक विशेष स्थान पर अगर मटेरियल की क्वालिटी, मटेरियल के अमाउंट चेंज हो जा रहा है समय के साथ तो अनस्टेडी स्टेट कंडीशन होगा। तो इस प्रकार ये कंपोजिशन बना रहता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बैच रिएक्टर क्या होता है, अनस्टेडी स्टेट होता है और अनस्टेडी स्टेट होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। फिर पूछेगा एट एनी इंस्टेंट ऑफ कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू द, हाँ अगर कोई पूछेगा कि कंपोजिशन क्या यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट द रिएक्टर, नहीं, लेकिन हाँ कोई पार्टिकुलर टाइम पे यूनिफॉर्म होता है तो इसलिए लिखा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रिएक्टर। ये बात ध्यान रखिएगा। बैच रिएक्टर क्या होता है, वर्टिकल सिलेंडर वेसल से बना होता है जिसमें एजिटेटर लगा हुआ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, और उसमें एक कंटेंटर लगा हुआ, मतलब मेटल की बात कर रहा है। तो उसके साथ क्या रहता है, एक्सटर्नल जैकेटिंग लगा रहता है या कूलिंग रहता है, फिर बोथ रहता है, हीटिंग कूलिंग और रिएक्टेंट कंटेंट। कभी कभी हमको मान लेते हैं कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है और तो हमें उसको क्या करेंगे, तो उसमें हम लोग कूलिंग का प्रोविजन करेंगे। और मान लेते हैं कोई रिएक्टर है जहाँ पर टेम्परेचर घट जाता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, मतलब हीटिंग का प्रोविजन देंगे ताकि हमारा उस रिएक्शन हो पाए। तो इसलिए लिखा जाता है इट इज़ प्रोवाइडेड विद आइदर एक्सटर्नल जैकेटिंग या फिर कूलिंग और बोथ हीटिंग और कूलिंग रिएक्टेंट कंटेंट। बात करें एप्लीकेशन की, तो देखिए बैच रिएक्टर का एप्लीकेशन ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो पूछा है कि भाई बैच रिएक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, तो आप समझ में आए कि इसमें एक बार रिएक्शन हो रहा है, बाहर नहीं निकल रहा है, ठीक है। फिर आप समझ में आए कि अनस्टेडी स्टेट कंडीशन पे होता है। फिर आपको ये बात समझ में आएगा कि ये यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता, कभी कभी होता है लेकिन हमेशा नहीं होता। बैच फिर है एप्लीकेशन, बोथ रिएक्टर ऑफ्टन यूज फॉर लिक्विड फेज। बैच रिएक्टर को प्राय ऐसा नहीं बोल रहा है कि लिक्विड गैस के लिए नहीं बात, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की बात कर रहा है। बैच रिएक्टर को जनरली या ऑफन प्राय जो है क्या होता है, लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए ही यूज़ किया जाता है, जहाँ पर प्रोडक्शन रेट कम हो,
प्रोडक्शन रेट कम हो, दैट इज़ यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ केमिकल ऑन अ स्मॉल स्केल। जहाँ पर स्मॉल स्केल में हमें ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर बैच रिएक्टर यूज़ करते हैं। या फिर डिफरेंट प्रोडक्ट हमको सेम पीस हो, एक ही ग्रुप में हमारे पास एक ही बैच रिएक्टर है और हम अलग अलग चाहते हैं केमिकल प्रोड्यूस करना, तब हम बैच रिएक्टर का यूज़ करेंगे, ठीक है। या फिर कोई ऐसा रिएक्शन बहुत लंबे समय तक कराना है, क्योंकि मतलब कंटिन्यूस में तो हो नहीं पाएगा, मटेरियल आएगा चला जाएगा। तो अगर कोई ऐसा रिएक्शन है जहाँ पर हमें लंबे समय तक कराना है, तब वहाँ पर करते हैं। या फिर कभी कभी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि फुली डेवलप नहीं हुआ हो। फिर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स जो स्टडी करते हैं उसके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे फार्मास्यूटिकल डाई जो इंटरमीडिएट, क्योंकि एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो ऑफकोर्स तो बहुत ज़्यादा मात्रा में तो बनाया नहीं जाएगा, कम मात्रा में बनाया जाएगा, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है बैच रिएक्टर किसके लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे प्रोडक्शन रेट कम हो, मतलब स्मॉल स्केल की बात करता है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट निकाल सकता है सेम पीस ऑफ इक्विपमेंट से, ठीक है। ये लंबे रिएक्शन के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। फिर हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फिर केमिकल काइनेटिक जो होता है उसके लिए, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल हो गया, डाइज हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। आई होप ये समझ में। अब आते हैं CSTR। ऐसे तो इससे पहले हमें थोड़ा सेमी बैच देख लेते हैं, तब समझ में आ जाएगा, फिर उसके बाद कंटिन्यू हो जाएंगे। ये है हमारा सेमी बैच। देखिए इनलेट स्ट्रीम है, इसमें डालें, कंटिन्यूस स्ट्रीम हुआ। सेमी बैच रिएक्टर विद ओपन इनलेट है। ओपन इनलेट मतलब इसको इनलेट, जो इनलेट है वो ओपन है, मतलब खुला हुआ है। इसमें मटेरियल डाल दिए और ये एजिटेशन हो रहा है। और फिर अगर अंतर देखिए बैच और सेमी बैच में रिएक्टर में है कि बैच में क्या कर रहे हैं, एक और मटेरियल डाल दिए उसके बाद बंद कर दिए, रिएक्शन हो रहा। लेकिन सेमी बैच में क्या हुआ, हम एक और मटेरियल तो डाल दिए लेकिन उसके बाद भी डालते जा रहे हैं। मान लेते कंपोनेंट ए और बी डाल दी, अब इसे बंद कर देना चाहिए, नहीं, तो हम इसमें बी कंपोनेंट है या ए वो कंपोनेंट है, ज़रूरत के हिसाब से हम धीरे धीरे उसमें डालते रहते हैं। तो ये ओपन इनलेट के हिसाब से हुआ, ये आउटलेट, ये क्या हुआ, आउटलेट स्ट्रीम के हुआ। सेमी बैच रिएक्टर विद ओपन आउटलेट, तो दो तरह से यहाँ पर ही बन गया कि ओपन आउटलेट के हिसाब से बनेगा। जैसे मान लेते हैं कोई मटेरियल बनते जा रहा है और धीरे धीरे हम निकालते भी जा रहे हैं, लेकिन हम डाल नहीं रहे हैं, तो ये भी हमको सेमी बैच रिएक्टर का काम करेगा। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ सेमी बैच रिएक्टर आर सेम एज द बैच रिएक्टर। कंस्ट्रक्शन का जो विशेषता है सेमी बैच रिएक्टर, सेमी बैच रिएक्टर की तरह। सेमी बैच रिएक्टर में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट जिसको ए से मतलब होता है माना, ए को हम इनिशियली चार्ज करते हैं, अदर रिएक्टेंट को भी साथ में चार्ज करते हैं लगातार, और उसके क्या होता है रिएक्टेंट ओवर द सर्टेन पीरियड ऑफ अंडर एजिटेशन। आफ्टर एडिशन इज ओवर, जब वो एडिशन ओवर हो जाता है तो होल्डिंग ऑफ रिएक्टर मास इज डन फॉर द सर्टेन पीरियड एंड फाइनली प्रोडक्ट को हम निकाल लेते हैं। तो इसमें आपने देखा कि हम कंपोनेंट ए को डाला, फिर उसके बाद बी को धीरे धीरे साथ में डालते हैं। ए को कंपोनेंट को डाल दिया है लेकिन बी को धीरे धीरे हम लोग डाल रहे हैं, कंटिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। फिर सर्टेन टाइम पीरियड के लिए छोड़ देते हैं, जब होल्डिंग पूरा होता है तो हम लोग उसको फिर निकाल लेते रहते हैं। इसका फ़ायदा क्या है देखिए, बताता है कि दिस रिएक्टर जो ऑफर करता है गुड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन स्पीड, क्योंकि दूसरे जो कंपोनेंट है हम जो डाल रहे हैं वो धीरे धीरे डाल रहा है, इसलिए रिएक्शन जितना, अगर मान लेते हैं कि अगर कोई कंपोनेंट ए है और बी डाल दिए और बी को डाल रहे तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज हो रहा है, तो हम बी को क्या करेंगे, रेट कम कर देंगे, यही होगा ना। अचानक से बी डाल देंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए ये सबसे बेस्ट होता है सेमी बैच रिएक्टर। तो ये सब छोटा मोटा इंडस्ट्री में नहीं पाया जाता, सीधी सी मैं बताऊँ। जैसे रिफाइनरी में तो बिल्कुल ऐसा कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पूरा कंटिन्यूस चल रहा है। दिस रिएक्टर ऑफर गुड कंट्रोल ऑफ रिएक्शन स्पीड, ये ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिएक्शन प्रोसीड एज द रिएक्शन इज एडेड, सो व्हेन द हीट रिएक्शन इज लार्ज इवोल्यूशन हीट कैन बी कंट्रोल, क्योंकि अगर हीट इवोल्यूशन ज़्यादा है तो हम उसको क्या करेंगे, कंट्रोल कर देंगे, बी को नहीं डालेंगे, या फिर देखेंगे कि हीट कम हो रहा है तो डाल सकते हैं, इस तरह से। सेमी बैच रिएक्टर हैज़ एडवांटेज ऑफ गुड टेम्परेचर कंट्रोल, सबसे एडवांटेज यही है कि टेम्परेचर को अच्छे से हम कंट्रोल कर सकते हैं। एबिलिटी ऑफ मिनिमाइजिंग एंड, हाँ, क्योंकि हम दूसरा कंपोनेंट धीरे धीरे डाल रहे हैं तो इसमें क्षमता ये भी होती है कि जो रिएक्शन के दौरान साइड अनडिजायर्ड रिएक्टर बोलते हैं या फिर साइड रिएक्शन बोल रहे हैं वो कम होता है। आप बात समझिए, जैसे कि मान लें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट डाल रहे हैं, उससे साइड रिएक्शन ज़्यादा प्रोडक्ट तो बी को कम डालेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आपको कोई पूछे तो बताना है कि ये गुड टेम्परेचर कंट्रोल में काम करने आता है, और साथ साथ इसमें ये भी क्षमता होता है कि अनडिजायर्ड जो साइड रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल कर सकता है।
क्यों? क्योंकि दूसरा कंपोनेंट जो डाल रहे हैं उसको कंट्रोल कर लेंगे। तो डिसएडवांटेज ऑफ रिएक्टर जो सेम है जो हमको बैच रिएक्टर में, वही इसमें मेंटेनेंस ज़्यादा है, मतलब क्या लेबर कॉस्ट ज़्यादा है आपका, ठीक है, और भी काफ़ी है जो आपको पढ़ लीजिएगा। इट इज़ यूज फॉर लिक्विड फेज रिएक्शन आल्सो फॉर टू फेज रिएक्शन। हमने देखा था कि बैच रिएक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए यूज किया जा रहा है प्राय, लेकिन इसमें दो फेज रिएक्शन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि गैस कंटिन्यूस बबल करता है, पुल अप लिक्विड इन द रिएक्टर। तो ये चीज़ है। अब आते हैं हम लोग CSTR। ये देख रहे हैं, ये कंटिन्यूस है, स्टील टैंक रिएक्टर है, ये जाके डिफरेंट फिट हो जाएगा एक जगह। देखिए ये एक जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, सब निकल रहा है, फीड कंपोनेंट इधर से डाल रहे हैं, अब ये निकलते जा रहा है, फीड प्लस स्टीम इसमें से डाल रहे हैं, और रिफॉर्मर इफ्लेंट है ये जा रहा है इधर, ये सारा जो प्रोसेस गैस निकल रहा है। तो ये हमेशा कंटिन्यूस हो रहा है, इसको रोक नहीं सकते आप। ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिए हैं या फिर एक डाल रहे हैं और दूसरा हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, नहीं, दोनों कंपोनेंट को डाल रहे हैं यहाँ पर। तो आप इससे भी अच्छे समझ, ये जो कंटिन्यूस स्टील टैंक से जो ये जो आप एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, ये छोटा मोटा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, खासकर रिफाइनरी या फर्टिलाइज़र बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ नहीं किए जाते हैं ये सब, क्योंकि ये स्मॉल स्केल पे वहाँ पर नहीं है। जो भी कंटिन्यूस प्लांट है वहाँ पर ही ये इसका यूज नहीं होगा ना, ठीक। ये मैं बात कर रहा हूँ, ये स्टीट जो एजिटेटर है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एजिटेटर नहीं यूज किया जाता है कि किसी में घुमाने के लिए ऐसा किया जाए, ठीक है। हाँ, कुछ कुछ जो है मतलब ऐसा होता है कि जैसे डोजिंग वोजिंग पंप रहते हैं ना, तो उसको पहले कोई बनाया जाता है, एक थोड़ा सा टैंक रहते हैं उसमें मिक्स किया जाता है बनाने के लिए। तो वहाँ पर ये सिस्टम लगा हुआ रहता है कि आप मटेरियल इसमें डाल दिए हैं और दूसरा का मटेरियल इसमें जा रहा है, ठीक है। उसमें ऐसा डोजिंग पंप में अगर आप कभी ट्रेनिंग किए हो तो देखिएगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहता है। उसमें ऊपर में एजिटेटर लगा रहता है जो घूमते रहता है, एक कंपोनेंट एक डाल दिया गया और दूसरा का भी डाला जा रहा है, फिर निकले भी जा रहा है। तो वो भी कॉन्सेप्ट स्मॉल स्केल पे होता है, ठीक है, बस डोजिंग के लिए कि क्योंकि हम कोई सिंगल कंपोनेंट को ऐड नहीं कर सकते, इसलिए हम उसमें लिक्विड डालते हैं। फिर जैसे TSP है, सॉलिड है, TSP जो है वो सॉलिड है, तो भाई उसमें कुछ हम डीम वाटर डालेंगे, डीम वाटर में TSP डालेंगे तो अपने उसमें मिल नहीं जाएगा, तो इसके लिए एजिटेटर चाहिए, तो वो लगाते हैं यहाँ पर। तो ऐसे ही भी है, जैसे फिनॉल का भी है होता है, या फिर कोरिजन इनहिबिटर का होता है, जो रिफाइनरी में जो किए हैं उनको पता होगा। ये देख रहे हैं पूरा ये रिफॉर्मर होता है जो कि पूरा ट्यूबुलर टाइप का होता है, तो ये एक तो कंटिन्यूस ही है ना। आई होप ये फिगर आप समझ में आ रहा हो कि क्या कहना है कि कोशिश कर रहा है। ओके, तो ये PFR देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको। हाँ, अब आते हैं इन दिस रिएक्टर। क्या होता है कि फीडिंग और चार्जिंग रिएक्टेंट और केमिकल रिएक्शन रिमूवल प्रोडक्ट मिक्सचर सब एक साथ हो रहा है। हम मटेरियल को डाल भी रहे हैं, उससे निकल भी रहा है, रिएक्शन भी हो रहा है, यहाँ पर सब एक साथ हो रहा है। बैच रिएक्टर में क्या हो रहा है, मटेरियल को डाल दिए, रिएक्शन हो रहा है, टाइम के बाद तब निकाल रहे हैं। सेमी बैच में क्या हो रहा है, एक कंपोनेंट को डाल दिए, दूसरा का को हम धीरे धीरे डाल रहे हैं, फिर उसके बाद छोड़ दिए, उसके बाद निकालते हैं। इसमें क्या हो रहा है, हम मटेरियल को डाल भी रहे हैं, रिएक्शन भी हो रहा है और निकल भी रहा है, सब एक साथ हो रहा है। कंटिन्यूस रिएक्टर आर यूज फॉर हायर प्रोडक्शन रेट। तो इसका फ़ायदा ये है कि ये हायर प्रोडक्शन रेट के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि हमें पेट्रोल डीजल चाहिए, हायर प्रोडक्शन रेट के लिए चाहिए अगर ठीक है, तो ये बहुत हायर प्रोडक्शन रेट के चाहिए। कंपैरेटिवली शॉर्ट रिएक्शन टाइम एंड फैसिलिटिंग कंट्रोल ऑफ क्वालिटी ऑफ कंट्रोल। तो इसका फ़ायदा ये है कि रिएक्शन टाइम बहुत ही कम है, बहुत ही कम। जैसे कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जहाँ पर टाइम कम लग रहा है, क्योंकि फास्ट जा रहा है तो टाइम कम ले रहा है और हमको क्वालिटी प्रोडक्ट देता है। दिस रिएक्टर रिक्वायर लिटिल सुपरविजन, क्योंकि सब ऑटोमेटिक में हो रहा है, मतलब कंटिन्यूस मोड में जा रहा है, यहाँ पर ही बहुत ही कम सुपरविजन की ज़रूरत पड़ता है। सुपरविजन करने का मतलब क्या हो, देखभाल, हमें कम देखभाल करने की ज़रूरत पड़ता है, और ये बहुत ही ऑटोमेटिक कंट्रोल होता है। तो इसे लिखता है दिस रिएक्टर रिक्वायर लिटिल सुपरविजन एंड वेल सूटेड फॉर ऑटोमेटिक कंट्रोल। द इनिशियल कॉस्ट ऑफ कंटिन्यूस रिएक्टर इज क्वाइट हाई, क्योंकि बहुत बड़ा होता है तो उसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ही कम है, क्योंकि एक बार सेट हो गया तो ऑटोमेटिक चल रहा है, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बैच रिएक्टर में क्या है, एक बार डालो, फिर उसके बाद निकालो, फिर उसको बंद करो, अब आप कोई चार्ज किए फिर बंद करना पड़ेगा, फिर जब खोलना है तो उसको खोलो, तो ये इसमें मेंटेनेंस चार्ज बहुत ज़्यादा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाता है, ये चीज़ है। पर इसमें तो है नहीं। दिस रिएक्टर ऑफर ए ग्रेटर कॉन्स्टेंसी एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। ऑपरेटिंग कंडीशन बहुत ही कॉन्स्टेंट रहता है, इसीलिए ग्रेटर कॉन्स्टेंट क्वालिटी प्रोडक्ट दे पाता है। तो जितने भी टैंक रिएक्टर है जो वो सारे के सारे आपको जो केमिकल इंडस्ट्री में लिखा है, टैंक रिएक्टर इज प्रोबेबली मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिएक्टर यूज इन केमिकल इंडस्ट्री। इट इज़ वर्टिकल वेसल
आप जो देख रहे होंगे, आप जितना भी टाइम देख तो वर्टिकल वैसल ही होता है विद मैकेनिकल स्टेट एंड सुपरविजन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। तो ये जो मैकेनिकल स्टेट है ये नहीं रहते हैं, ठीक है, उसमें कैटलिस्ट भरे हुए रहते हैं, ठीक है। जो रिफाइनरी की मैं बात कर रहा हूँ, रिफाइनरी में का जो बड़ा सा रिएक्टर होते हैं उसमें कैटलिस्ट भरे रहते हैं, कोई घुमाने वाला गोल गोल नहीं रहते हैं, ठीक है, एजिटेटर करने वाला नहीं रहते हैं। तो हो सकता है और दूसरी जगह ज़रूरत पड़ता होगा दूसरे केमिकल इंडस्ट्री में, बट रिफाइनरी पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा नहीं रहते हैं, कोई उसमें एजिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ता। उसमें कैटलिस्ट भरे हुए रहते हैं, पैक्ड बेड जिसको बोलते हैं ना। इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे फिक्स बेड और पैक्ड बेड, तब आपको समझ में आएगा वहाँ पर ही। तो ये मान लीजिए कंटिन्यूस में एक स्टील टैंक लगा हुआ, हमको सुपरविजन कर रहा है और हीट ट्रांसफ़र के लिए, जैसे कि जैकेट है, कॉयल है, बोथ है। दिस टाइप ऑफ जो बना होता है वो बैच और कंटिन्यूस फ्लो स्टील टैंक रिएक्टर की बात कर रहे हैं। कांस्टेंट फ्लो स्टील टैंक जैसे CSTR सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है ना। एक कंटिन्यूस स्टील टैंक, स्टील मतलब बताया था ना, एजिटेटर की बात कर रहा है। स्टील टैंक का रिएक्टर कंसिस्ट ऑफ वेल स्टील एजिटेटर टैंक विद कंटिन्यूस फ्लो ऑफ रिएक्टेंट एंड आउटफ्लो ऑफ द प्रोडक्ट मिक्सचर। इन रिएक्टेंट का इनफ्लो है, इनफ्लो मतलब फीड हो रहा है, जा रहा है, आउटफ्लो मतलब बाहर निकल रहा है। तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन मिक्सचर का सर्टेन पुल मतलब हाइट, एक जैसे मान लेते हैं 9 मीटर का एक रिएक्टर है, तो उसमें मतलब कि मान लेते हैं कि 3 मीटर एक रिएक्शन मिक्सचर बना हो रहता है। इसलिए कभी कभी आप रिफाइनरी में अगर कभी भी किए होंगे काम, तो वहाँ पर देखा जाता है कि उनको एक सर्टेन पुल मेंटेन किया जाता है। जैसे घट जाता है ना तो पूरे अफरा तफरी मच जाता है, सब लोग परेशान हो जाते हैं। जैसे कोई पंप बंद हो गया तो वहाँ जाना चाहिए, नहीं जा रहा तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसमें सर्टेन पूल ऑफ रिएक्शन मिक्सचर हमेशा मेंटेन रहता है। ये नॉर्मली करता है, स्टेडी स्टेट कंडीशन में रन करता है। क्योंकि आप देखिएगा पार्टिकुलर टाइम पे कभी भी जाइएगा, पार्टिकुलर पैलेस पे कभी भी जाइएगा तो आपको सेम ही क्वालिटी मिलेगा। ओके, ये ऑपरेटेड क्वाइट वेल मिक्स होता है, देयरफॉर देयर इज नो वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन टेम्परेचर रिएक्शन विद रिएक्टर वॉल्यूम। क्योंकि इसका बहुत अच्छा से मिक्स होता है, इसमें मिक्सिंग होने का कैपेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसमें क्या कंसंट्रेशन और टेम्परेचर रिएक्शन रेट बहुत ही कम वेरी करता है, या लगभग ना का मान लिया जाए। दिस रिएक्टर इज आल्सो रिफर्ड एज ए बैक मिक्स फ्लो। बैक मिक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो रिएक्टर है, जैसे आप देखिए ये गया, ये गोल गोल घूम रहा है, तो इधर से मान लेते कोई मटेरियल आ रहा है तो इधर वाला आके वापस अपने मटेरियल से मिल जाता है, ठीक है। मतलब कंपोनेंट कोई मटेरियल सीधे मान ले कि जैसे इसमें लिखा हुआ एंटी फोम की बात कर रहा है, एसिड बेस है, यहाँ से एग्जॉस्ट हो रहा है, हाँ इधर से हम लोग डाल रहे होंगे, ठीक है। तो ये इसमें जाकर मिल रहा है, फिर ये घूम रहा है, फिर इसमें जाकर फिर से वापस इसी जो पुराने जो मटेरियल है, मतलब जो नया मटेरियल आ रहा है उसी के साथ मिक्स हो जा रहा है। तो इसलिए क्योंकि इसमें बैक मिक्सिंग ज़्यादा हो रहा है, इसलिए बैक मिक्स भी रिएक्टर हो। आप कोई बोलेगा CSTR का दूसरा नाम क्या है, तो बैक मिक्स बोल सकते हैं, फिर मिक्स फ्लो रिएक्टर बोल सकते हैं। तो इट इज जो कॉमनली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इंडस्ट्री फॉर होमोजेनियस लिक्विड फेज एंड नॉर्मली यूज इन सीरीज। कभी कभी होता है कि 2 रिएक्टर लगे हुए रहते हैं, ठीक है, एक रिएक्टर के साथ 2 रिएक्टर भी लगे हुए होते हैं, तो वहाँ भी यूज किए जाते हैं। तो वो हमेशा सीरीज में रहता है। सीरीज करने का मतलब क्या हुआ, एक से मेटल निकला फिर दूसरा में गया, फिर दूसरा से निकला फिर तीसरा में गया। तीसरा तो जनरली नहीं रहता है, 2 हम नॉर्मली हम भी देखें, ठीक है, तीसरा भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट पड़े। तो ये लिक्विड फेज रिएक्शन के लिए यूज किया जाता है, और इसमें गैस का भी एक प्रोविज़न होता है, वो भी बात किया जाएगा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताए। जैसे यहाँ पर ही आप पे फिक्स बेड और फ्लूइडाइज बेड की हम लोग बात करेंगे तो वहाँ पर आएगा। तो ये आपका था जो आज हम लोग बात करने वाले थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो काफ़ी इसी तरह से धीरे धीरे हम वो जो एक टॉपिक चूज करेंगे और मैं डालूँगा। मुझे थोड़ा सा राइटिंग लिखने में टाइम लग जाता है। ओके, बाकी जैसा होगा मुझे बताइएगा कैसा लगा। सो थैंक यू।